चैप्टर है रसायन समन्वय तथा एकीकरण। इसमें आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। तंत्र की समन्वय काफ़ी तेज लेकिन अल्प अवधि होती हैं। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर के शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। और पहला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां में नलिकाएं नहीं होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां में नलिकाएं नहीं होती हैं। वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। जो इनके स्राव होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं। रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुँचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं। सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। हार्मोन्स के अतिरिक्त कई नए अणु सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकी में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन्स की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। अकशेरुकी में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है जबकि कशेरुकी में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट है मानव अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊतक कोशिका मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रीनल, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठरांत्रीय मार्ग,
जठरांत्रीय मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। जैसे कि मतलब इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे जठरांत्रीय मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस की संरचना जो है वो उनके कार्य के संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। अगले भाग में इसको देखेंगे। तो दूसरा का पहला पॉइंट है हाइपोथैलेमस। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डाइनसेफेलान अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग है। डाइनसेफेलान अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन्स का उत्पादन करने वाले कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं। जिसे न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस में स्रावित होने वाली हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है मोचन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं, और दूसरा है निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स को रोकते हैं। उदाहरण के देख लेते हैं, जैसे है हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिक कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुँचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्य का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। मोचन हार्मोन जो होता है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं। और निरोधी हार्मोन, ये पहला ये दूसरा है। निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं, उदाहरण हाइपोथैलेमस से निकलता है उसमें गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोधक है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष होते हैं। हाइपोथैलेमस की तंत्रिक कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक
अस्थि गुहा में स्थित होता है। सेलाटर्सिका नामक स्थिर गुहा में स्थित होता है और एक वृक्क द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और एक वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिक के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है 2 भागों में विभाजित होती है। पहला है एड्रीनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस 2 भाग का बना होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 भाग होते हैं। पहला है पार्स डिस्टेरिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस पहला वाला देख लेते हैं। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन GH, प्रोलैक्टिन PRL या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH या कार्टिकोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया, एकमात्र हार्मोन लेनोसाइड प्रेरक हार्मोन MSH का मेलेटोट्रोपिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्य पिंड पार्स डिस्टेरिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। मानव में पार्स इंटरमीडिया जो होता है मध्य पिंड पार्स डिस्टेरिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती हैं। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो होते हैं वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है जिसे जाइगोटिज्म अतिकायकता कहते हैं और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है जिसे पिट्यूटरी डवाल्फिज्म बौनापन या वामपता कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव को अत्यधिक विकृति विशेषतः चेहरे की हो जाती है। अतिकायकता एग्रोगिगेली कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रित न किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता है जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनके दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनमें थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन ACTH एड्रीनल बल्ब पर कार्य करते हैं और इन्हें ग्लूकोकार्टिकाइड्स नामक स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करती हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड्स नामक स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और
ल्यूटिनाइजिंग और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नर में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और एस्ट्रोजेन शुक्रजनक को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुट्टिकाओं ग्राफियन पुट्टिका में अंडोत्सर्ग प्रेरित करता है। मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुट्टिकाओं ग्राफियन पुट्टिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुट्टिका के बचे भाग से कार्पस ल्यूटियम बनाता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों की पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिसमें मूत्र के साथ जल का ह्रास डाययूरेसिस कम हो। अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच भी कहते हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा स्रवण को प्रभावित करने वाले विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास हो जाता है। फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण हो जाता है। इस अवस्थिति को उदक में डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये है पीयूष ग्रंथि तथा हाइपोथैलेमस के साथ इसके संबद्धता का आरेखीय स्थिति। ये है थायराइड की स्थिति की आरेखीय प्रस्तुति। और ये ऊपर वाला जो है वो पृष्ठ दृश्य है, नीचे वाला है अधर दृश्य। पीनियल ग्रंथि तीसरा पॉइंट है। पीनियल ग्रंथि देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि जो होता है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि पीनियल ग्रंथि जो होता है मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए यह सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक आतर्व चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। इसमें है पैराथायराइड और थायराइड, दो पालियों से बनी होती है। संयोजी ऊतक के पल्लीनुमा स्थमत से जुड़ी होती है। संयोजी ऊतक के पल्लीनुमा स्थमत से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुट्टिकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि जो होती हैं पुट्टकों और भरण ऊतकों की बनी होती हैं। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से
निर्मित होता है। ये पूटक कोशिकाएं जो होती हैं दो हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिनस T4 अथवा थायरॉक्सिन तथा ट्राईआइडोथायरोनिन T3 का संश्लेषण करता है। T4 और T3 का संश्लेषण करता है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडकता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडकता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारण गलगंड कहते हैं। गर्भावस्था के समय अथायराइडकता के साथ गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। जब गर्भावस्था होता है तो उस समय अथायराइडकता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की विकृति हो जाती है। इसमें बच्चे की अवरोधित वृद्धि, क्रेटेनिज्म या वामपता तथा मंदबुद्धि, त्वचा असामान्य, मुख बधिरता आदि हो जाता है। वयस्क स्त्रियों में अथायराइडकता वयस्क स्त्री में अथायराइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। वयस्क स्त्री में अथायराइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर के कायिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। थायराइड हार्मोन आधारी उपापचयी दर के नियमन से मुख्य भूमिका निभाते हैं। थायराइड हार्मोन जो होते हैं आधारी उपापचय के दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन जो होते हैं लाल रक्त कणिका के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। थायराइड हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्य का भी नियमन थायराइड हार्मोन ही करते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन TCT का भी स्राव हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन TCT का भी स्राव हो जाता है। रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है, जो रक्त में कैल्शियम को स्तर को नियंत्रित करता है। नेत्रोत्सेधी गलगंड एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। नेत्रोत्सेधी गलगंड एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलक का बाहर की ओर उभर आना। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलक का बाहर की ओर उभर आना। आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण हैं। इसे ग्रेव्स रोग भी कहते हैं।
पैराथायराइड हार्मोन। 5वां पॉइंट है पैराथायराइड हार्मोन। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती है। 2 पालियों में प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण विघटन विखंडनी जन्म प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनर्अवशोषण तथा पाचित भोजन को कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सीटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और 6वां नंबर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को देख लेते हैं। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उधर पक्ष पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। यह ग्रंथि जो होता है थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण के मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के फलस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। ये हैं वृक्क एवं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग। अधिवृक्क ग्रंथि 7वां पॉइंट है अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार के ऊतकों में निर्मित होती हैं। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क बलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। पहला है एड्रीनल या एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉरएड्रिनल या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैलेकालमिनस कहते हैं। एड्रीनल और नॉरएड्रिनल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता तेजी, आँखों की पुतलियों को फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। कैटेकोलएमीन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। कैटेकोलएमीन जो होते हैं ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं।
और अधिवृक्क बलकूट को 3 परतों में विभाजित किया गया है। अधिवृक्क बलकूट को 3 परत में विभाजित किया गया है। पहला है जोना रेटिक्युलेरिस आंतरिक परत और दूसरा है जोना फेसिक्युलेटा मध्य परत और तीसरा है जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत। अधिवृक्क बलकूट कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइडल हार्मोन या कॉर्टिकाइड कहते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसॉल हमारे शरीर में कॉर्टिसॉल जो होते हैं मुख्य ग्लूकोकार्टिकाइड है। हमारे शरीर में कॉर्टिसॉल मुख्य ग्लाइकोकार्टिकाइड है। जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरलोकार्टिकाइड्स कहलाते हैं। जल और विद्युत अपघट्य का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरलोकार्टिकाइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरलोकार्टिकाइड हैं। ग्लाइकोकार्टिकोइड ग्लाइकोजन संश्लेषण ग्लाइकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं। ग्लाइकोकार्टिकोइड संश्लेषण ग्लूकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा एमिनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कॉर्टिसॉल हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। कॉर्टिसॉल क्या होता है? हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं को भी संलग्न होता है। ग्लाइकोकार्टिकोइड एवं विशेष रूप से कॉर्टिसॉल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र के प्रक्रिया को अवरोधित करता है। कॉर्टिसॉल जो होता है लाल रुधिर कणिका के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। और सोडियम एवं जल के पुनर्अवशोषण तथा पोटेशियम व फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन वैद्युत अपघट्यों शरीर द्रव्य के आयतन पराशरणीय दाब और रक्त के दाब को बनाए रखने में सहायता होता है। एड्रीनल बलकूट द्वारा कुछ मात्रा में एड्रीनोजीन स्टेरॉइड का भी स्राव होता है। स्टेरॉइड का भी स्राव होता है जो यौन आरंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख आनयन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रेनल बलकूट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एड्रीनल बलकूट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है। एडिसन रोग हो जाता है।